गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन शॉर्ट फर्स्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है और हमें कौन से वो पॉइंट है जिन्हें देखकर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग जो भी करते हैं वो हमारे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करते हैं, लेकिन हमने जो भी मेहनत की है, जो भी हमें उससे रिटर्न्स मिला है, उस उन सभी चीज़ों का सुख हम तभी ले पाएंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और इसलिए हमको हेल्दी रहना है, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि उसकी हेल्थ कब अच्छी होगी, कब वो ख़राब हो जाएगी, कब उसे किसी बड़ी बीमारी को या किसी अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट को या कोई दुर्घटना को फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसका जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा, उसके हॉस्पिटलाइजेशन में कम ज़्यादा खर्चा लग सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद चुका है, तो जिस दिन उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, वहाँ से लेके अगले 1 साल तक के लिए उसे होने वाली हर बीमारी उस इंश्योरेंस कंपनी के ट्रीटमेंट में, अगर ट्रीटमेंट चार्ट में या उस इंश्योरेंस के कवर में अगर शामिल है, तो आपको उस पर ट्रीटमेंट फ्री में मिल सकती है, या उसको आप कैशलेस या रियम्बर्स दोनों तरीके से क्लेम करवा सकते हैं। मतलब बोलने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस खरीद लेते हो, तो 1 साल तक के लिए आपको कवर मिल सकता है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन अगर करोगे तो वहाँ का बिल इंश्योरेंस कंपनियाँ चुकाएगी। लेकिन इसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के 2 या 3 साल बाद कवर होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो प्री एग्जिस्टिंग्स होती है, हमने वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम हमारी पॉलिसी खरीदते वक्त ही बता दिया होता है, और इंश्योरेंस कंपनियां उन बीमारियों के रिस्क के रिगार्डिंग, मतलब उन बीमारियों को कवर करने के रिगार्डिंग या उनके रिस्क के रिगार्डिंग आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा देती है, और आपके पॉलिसी में वो बीमारियां कवर होती है। अगर आगे चलकर आपको उन बीमारियों के रिगार्डिंग, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, पाइल्स या हर्निया, उसी के साथ अपेंडिक्स जैसी बीमारियां, या कोई आपके एब्डोमिनल बीमारियां है, तो वो सारी इंश्योरेंस कंपनियां एक छोटा सा प्रीमियम आपके कवर के तौर पर लेकर उन्हें इंश्योरेंस से कवर करती है, और आगे चलकर जब भी आप उनका इलाज करवाओगे तो वो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी वो बातें हैं जिन्हें देखकर हम एक अच्छी सी इंश्योरेंस कंपनी का एक स्मार्ट हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, जो कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद होने वाली खर्चों में और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आने वाले बिल भरने में मदद करेगा। दोस्तों, आज की एज में इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारे अट्रैक्शन देती है, जिस तरह से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन है, हेल्थ चेकअप है, किसी को अगर हम रेफ़र करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, ये रिवार्ड है, ये तो सब मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा क्या वो बेसिक पॉइंट्स है जिन्हें देखकर हम लोगों को एक इंश्योरेंस का हेल्थ कवर खरीद लेना चाहिए, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप देखेंगे तो वो डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि हम हमें वायरल फीवर या कोई डेंगू जैसी फीवर जैसी कोई बीमारी हो जाती है, और उसके लिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो डॉक्टर हमें डे केयर ट्रीटमेंट देता है। मतलब सुबह गए 10 बजे, वहाँ से ट्रीटमेंट लिया और 12-1 बजे तक घर पे, बाद में शाम में और हमें बुलाया गया 5-6 बजे गए और ट्रीटमेंट लेकर हम घर पे आ सकते हैं। लेकिन जब हम इस इन दिनों हमारा जो भी खर्चा है, तो डेली का पकड़ लीजिए, हमारा 1200-1500 रुपये खर्चा हो गया, और हमने ये 5 दिन ट्रीटमेंट ले लिया। जब हम इस हमारे खर्चे को हमारी पॉलिसी के रिगार्डिंग क्लेम करने जाते हैं, तब हमें महीने 2 महीने बाद, अगर हमारा तो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन इस कंडीशन में नहीं हुआ क्योंकि हम डे केयर ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन जब हम इन सारे बिलों को मिलाकर इंश्योरेंस कंपनी को कुरियर मेल या उनके ऐप पर अपडेट कर देते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारी पॉलिसी में तो डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूड है ही नहीं। उनका ये रूल है कि हमें 24 आवर्स यानी 24 घंटे से ज़्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा, और इसी कारण वो हमारा ये जो डे केयर वाला क्लेम है वो रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब जो भी पॉलिसी डे केयर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करती है, तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें हॉस्पिटल में 24 आवर्स से
कम हॉस्पिटलाइज होके कोई ट्रीटमेंट लेना होता है, और उसमें तो वो कोई बिल उसमें इंश्योरेंस कंपनी देने नहीं वाली, तो इसमें लॉस हमारा ही होने वाला है। इसलिए मेक श्योर कि आप कोई भी पॉलिसी लो उसमें डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल हो। दूसरा है कि आप लोग अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपका वेटिंग पीरियड कितना है। अगर आपने उन्हें बता दिया है कि आपको एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है तो उन बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड कितना है, और आगे चल के जो बीमारियां इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट द्वारा बोली गई है उन सभी बीमारियों का वेटिंग पीरियड कितना है। कौन सा आपको डिसीज़ ऐसा है कि जो वो इंश्योरेंस कंपनी जल्दी कवर करने वाली है। एक्चुअली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में डे वन से ही आपका एक्सीडेंटल कवर शुरू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आज पॉलिसी खरीदी है और मान लीजिए कल उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट के बाद होने वाला जो भी उसका खर्चा है, एक्सरे, डायग्नोसिस, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन का, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए लायबल है। लेकिन पॉलिसी के पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक जो भी नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जैसे वायरल फीवर, डेंगू फीवर या इसी से रिलेटेड कोई और बीमारियां, इन सभी में आपको पहले 30 दिनों में आपका कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पर बंधनकारक नहीं है। वो इंश्योरेंस कंपनी बंधनकारक नहीं है देने के लिए। तो ये सारी बातों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका वेटिंग पीरियड कितना है पॉलिसी में, और कौन से डिसीज़ के रिगार्डिंग कितना वेटिंग पीरियड इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बोला है या एजेंट आपको बोल रहा है। इसी के साथ साथ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है वहाँ पर प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत कन्फ्यूजन है। मतलब कोई एक बीमारी है, मान लीजिए किसी को अपेंडिक्स की बीमारी है या किसी को किडनी स्टोन की बीमारी है, तो ये बीमारी अगर वो कवर करते हैं तो इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन या आपका ऑपरेशन जिस दिन हुआ है उससे 2 महीने पहले का ओपीडी चार्जेस, ओपीडी कंसल्टेशन चार्जेस, या आपकी जो भी सोनोग्राफी होती है, जो भी रिपोर्ट्स आपने करवाए हैं, जो भी डायग्नोसिस आपने करवाया है, तो 2 महीने पहले के जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो, और जो आपका एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है वो, और उसके बाद वाले 3 महीने, इनमें जो भी आपका ओपीडी आईपीडी एक्सपेंसेस होगा, जो भी आपका डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पर एक्सपेंसेस होगा, वो सारा कवर होता है या नहीं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब आपकी इंश्योरेंस कंपनी प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के रिगार्डिंग अगर कवर कर रही है तो वो एक बेस्ट प्लान आपके लिए हो सकता है। इसी के साथ साथ हम लोगों को ये देखना भी ज़रूरी है कि कोई हॉस्पी कैश हमें मिल रहा है क्या। होता ये है कि कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां एक हॉस्पी कैश भी अलाउ करती है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक एडमिट है किसी हॉस्पिटल में, तो इस हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन के दरमियान उसे एक हॉस्पी कैश दिया जाता है। वो 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक दिया जाता है। और मतलब जो भी व्यक्ति उसके साथ रहता है उसका एक्सपेंस होता है, वो कहीं आता जाता है, कुछ फल फ्रूट्स, दवाइयाँ, या उसका ट्रैवलिंग में एक्सपेंस होता है, ये सारा एक्सपेंस ऊपर के ऊपर कवर करने के लिए ये हॉस्पी कैश अलाउ किया जाता है। तो आप ये भी देखिए कि कोई हॉस्पी कैश आपकी पॉलिसी में मिल रहा है या नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों, रूम टाइप जो होता है, अकोमोडेशन टाइप या आपका ट्रीटमेंट टाइप, इस पर भी बहुत सारी कैपिंग होती है। कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां रूम टाइप पर आप सॉरी कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां आपके हॉस्पिटलाइजेशन के रूम टाइप पर कैपिंग रखते हैं 1% का। मतलब अगर आपका सम एश्योर्ड 3 लाख है तो 3 लाख का 1% यानी 3,000 रुपये तक का ही आप रूम अकोमोडेट कर सकते हो। मतलब आप अगर कोई स्पेशल रूम में रह रहे हो तो अगर आपका रूम 4,500 रुपये पर डे वाला है तो आपको वो ऊपर का खर्चा नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है कि आपको वो भी ना मिले। आपको अगर आप 3,000 रुपये पर डे वाला रूम एक्वायर कर रहे हो तो ही आपको वो खर्चा मिल सकता है। इसी की तरह ट्रीटमेंट पर भी कैपिंग है। अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख की है समझ लो, तो 2% का ट्रीटमेंट कैपिंग है। मतलब जो भी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस है वो आपको 2% के हिसाब से, मतलब उनमें अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो सम एश्योर्ड के 2% के हिसाब से मिल सकते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि ट्रीटमेंट का कोई कैपिंग ना हो या रूम अकोमोडेशन का कोई कैपिंग ना हो। क्योंकि होता ये है कि कई सारी
हॉस्पिटल्स है जहाँ पर हमें ट्विन शेयरिंग या वो जनरल वार्ड में हम ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। फैमिली बड़ी होती है, कोई आता जाता है, तो हमें सिंगल रूम ही एलोकेट करना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में अगर कैपिंग है तो या तो वो आपका एक्सपेंस जेब से होगा, या तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं मिलने वाला उसका। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो आपका कवर रिस्टोर होता है या नहीं, ये आपको देखना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया है और पहले ही और तीसरे चौथे महीने में ही पॉलिसी के उसने 2 लाख रुपए उसका खर्च हो गया है और बाद में 1 ही लाख रुपए उसका बचा है, तो मतलब आने वाले 8 महीनों में वो 1 लाख तक का उसका इलाज करवा सकता है। कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ ऐसी फैसिलिटी देती है कि उनका कवर ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है। इस हॉस्पिटलाइजेशन में उसने 2 लाख यूज़ किया है, अगली बार फिर से उसे कोई किसी हॉस्पिटलाइजेशन के दरमियान अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो 3 लाख तक का कवर एक्वायर कर सकता है। तो आप देखिए कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर में रिस्टोरेशन कर रही है या फिर नहीं। इसी के साथ साथ अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंटल कवर दे रही है तो वो कितना है। ऐसा हो सकता है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको सम एश्योर्ड मिल रहा है, मतलब आप अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो 3 लाख तक का खर्चा करवा सकते हैं। लेकिन इन केस इन फ्यूचर किसी को अगर 5 से लेकर 7 लाख की ज़रूरत पड़ जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि नहीं, हम तो बस 3 ही लाख तक का कवर देंगे, तो आपको ऊपर का जो खर्चा है वो खुद से देना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई स्कीम है या ऐसा कोई बेनिफिट इस पॉलिसी का है कि जिसमें आपको एक्सीडेंट होने पर एक्सटेंडेड कवर मिल रहा है तो आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। दोस्तों और एक बात होती है कि किसी व्यक्ति को घर में रहकर अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन के रिगार्डिंग कोमा में चला गया या किसी का मेजर एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई और उसे घर में रहकर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, तो वो जो घर में रहकर नर्सिंग होगी, जो घर में डॉक्टर का ओपीडी चार्जेस होगा, या उन्हें घर में रहकर कोई भी बंदा अगर हॉस्पिटल की तरफ से ट्रीट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंस बनेगा। तो कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां ये अलाउ नहीं करती। तो मेक श्योर कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी डोमिसिलरी एक्सपेंसेस जो है या डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है जो कि घर पे किया जाता है वो देने में सक्षम है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, लाइफ में कभी भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद रहे हो तो लायबल रहिए। आपको जो भी एग्जिस्टिंग डिसीजेज, एग्जिस्टिंग आपका इशू चल रहा है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपरली बता दोगे, आप कोई अगर आपकी बैड हैबिट है, मतलब आप कोई आपको कोई नशा करने की आदत है, तो आप अगर वो प्रॉपरली बता दोगे तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर करेगी। इसके रिगार्डिंग आपसे कोई प्रीमियम लेगी लेकिन वो कवर होगा। और ये प्रीमियम बचाने के चक्कर में अगर आप झूठ बोल दोगे तो आगे चल के यही एक मेजर इशू होता है। इंश्योरेंस कंपनियां एक स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपके हॉस्पिटल में, आपके दोस्तों या रिश्तेदारों में, आपके अड़ोस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगा लेती है कि आपको XYZ बीमारी कब से थी, या आप कब से उसका इलाज कर रहे थे, या आप कब से कोई व्यसन कर, आप कब से कोई आपको बुरी आदत थी, मतलब आप शराब पी रहे थे या कोई आपको और बैड हैबिट्स थी, तो इनका सब पता वो लगा लेते हैं और इससे रिगार्डिंग आपका जो क्लेम होता है वो जाता है रिजेक्शन में। तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अगर इन केस वो डेथ हो गया, इन केस उसकी किसी कारणवश डेथ हो गई और इंश्योरेंस कंपनी को उसने ये बोला नहीं था, तो बाद में इंश्योरेंस कंपनियां ये सब पता लगवा लेती है और उसका वो डेथ कवर या उसका हॉस्पिटलाइजेशन, उसका जो भी कवर है वो उसे रिजेक्शन में चला जाता है, मतलब उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप हर बार इंश्योरेंस कंपनी से सच ही बोलेंगे। दोस्तों और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो वहाँ पर ऑर्गन डोनर रिलेटेड कोई फैसिलिटी है, मतलब अगर किसी कारणवश किडनी, हार्ट या लंग्स अगर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है, इन केस किसी व्यक्ति को किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है तो उसे जो भी एक्सपेंसेस आएगा, मतलब डोनर से वो ऑपरेशन करवा के किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट करवा के जो रिसीवर है उसको देने के लिए जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस आएगा वो पूरा
इंश्योरेंस कंपनी अगर पे करने के लिए लायबल है तो वो पॉलिसी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। मतलब कई सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ कि डोनर ऑर्गन डोनर के लिए कोई उनकी फैसिलिटी होती नहीं है। तो मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी बस हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम फाइनल करने वाली है, लेकिन वो क्लेम उस हिसाब से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है आपका और आप कोई ऑर्गन किसी से ले रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्लॉज उसमें नहीं होगा तो वो हॉस्पिटलाइजेशन भी आपका हो सकता है रिजेक्शन में जाए। तो आप ये देख लेना कि फ्यूचर में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप खरीदो तो वहाँ पर ऑर्गन डोनर के लिए कोई क्लॉज हो। इसी के साथ साथ अगर आपका जो 1 साल का पीरियड है जिसमें आपकी पॉलिसी आपने खरीदी है, तो वो 1 साल में आपका अगर कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाता है, मतलब आप बीमार नहीं हुए और आपने कोई क्लेम किया नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी अगले साल जब भी आप क्लेम रिन्यू करवाते हैं तो आपको एक नो क्लेम बोनस देती है। मतलब आपने पिछले साल क्लेम नहीं करवाया था, इसके रिवार्ड के तौर पर आपको एक बोनस मिलेगा, उसे नो क्लेम बोनस कहते हैं। मतलब अगले साल आप तो आपका अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर था 3 लाख रुपए और आपने उसका प्रीमियम दिया था 10,000, तो अगले साल भी आप 10,000 प्रीमियम देंगे, लेकिन आपका कवर होगा सम अश्योर्ड के 20%, यानी आपका 3,60,000 का कवर हो जाएगा। कई कई पॉलिसीज़ में ये कवर 10% से लेके 50% तक बढ़ सकता है, लेकिन आपको मेक श्योर ये कवर मिलने वाला है या नहीं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये बेनिफिट अलाउ करती है या नहीं, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई बार होता ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन तो हो जाता है, मगर फैमिली में 2 या 3 मेंबर होते हैं और दोनों वर्किंग होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद बहुत सारा काम पेंडिंग होता है तो वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो उनका वो क्लेम कई दिनों तक पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में कोई उनको सपोर्ट करता नहीं होता है, वहाँ से डॉक्यूमेंट लाने वाला कोई नहीं होता है, कंपनी को भेजने वाला उनका कोई मेंबर नहीं था, इसलिए उनका क्लेम पड़ा रहता है या रिजेक्ट हो जाता है या देर से इंश्योरेंस कंपनी में पहुँचता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई एक इंश्योरेंस क्लेम मैनेजर अगर एलोकेट करती है आपको, तो वो प्रॉपरली आपको फॉलोअप करेगा, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, वो आपका क्लेम कहाँ पर है उसका स्टेटस आपको टाइमली बोलेगा, तो आपको कन्वीनियंस हो जाएगा कि आपकी पॉलिसी ठीक से चल रही है, आपका क्लेम ठीक से चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिनको आपको एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो देखनी ज़रूरी है। इसी के तौर पर आप एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस खरीद पाएंगे।